नमस्कार, बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के संभागायुक्त और आईडीए के चेयरमैन श्री प्रभात पाराशर जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। ये बताइए, खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। क्या खासगी ट्रस्ट का संपत्ति बेचना, जमीन जायदाद बेचना ठीक है? देखिए, अभी मामला हाईकोर्ट में चूंकि विचाराधीन है, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूँगा। खासगी ट्रस्ट का गठन 60-61 में हुआ था। शासन की ओर से उसे 2,91,000 रुपये सालाना मिलते हैं मंदिरों की रख रखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए। ट्रस्ट को मंदिरों की व्यवस्था देखना थी, उसकी देखभाल करना थी। मगर पिछले 50 वर्षों में कई संपत्तियां बिक गई। ये ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति से हुआ, लेकिन कायदे से संपत्तियां बिकनी नहीं चाहिए थी। क्या ट्रस्ट की संपत्तियों पर सरकार का मालिकाना है? देखिए, ट्रस्ट की संपत्ति मेरे मत से तो सरकारी संपत्ति है और ट्रस्ट को केवल उसका देखभाल करना थी। ट्रस्ट का मेरी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने वो संपत्तियां बेची हैं जिस पर किराएदारों को कब्जा हो गया था, किराया नहीं मिलता था, वगैरह वगैरह। लेकिन संपत्ति बेचना सही नहीं था और जिस तरह से संपत्ति बेची गई है वो भी कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इससे और एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इस इंदौर में पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, समिट खत्म हो चुकी है। उसके फॉलोअप में कुछ काम हो रहा है कि समिट खत्म हुई और बारात विदा हो गई, अब सब अपने अपने काम में लग गए? देखिए, इंदौर की इन्वेस्टर्स मीट जो है वो केवल इंदौर जिले या इंदौर संभाग के लिए नहीं थी, वो प्रदेश की इन्वेस्टर्स मीट थी। और क्योंकि इंदौर को कमर्शियल कैपिटल माना जाता है मध्य प्रदेश का, इसलिए वो यहाँ आयोजित हुई। जितनी अपेक्षा थी उससे कई गुना बेहतर ढंग से आयोजित हुई और सफल हुई। जिन लोगों ने एमओयूज किए हैं सरकार से, उसका फॉलोअप अलग अलग विभाग कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अलग अलग जितने डिपार्टमेंट सब कर रहे हैं और इससे एक इन्वेस्टर्स में एक नई उम्मीद जागी है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी हुआ है। दूसरे उद्योगपतियों की शिकायत है कि जो नए उद्योगपति आ रहे हैं उन्हें तो समिट करके आप बुलाते हैं, बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन जो यहाँ के उद्योग हैं उनकी बड़ी अनदेखी होती है। क्या वाकई कोई योजना है उनकी? यहाँ के जो उद्योग हैं, इन्वेस्टर्स मीट के पहले जी इंदौर संभाग के उद्योगपतियों से हम लोगों ने चर्चा की थी। एसीएस उद्योग ने चर्चा की थी, मैंने चर्चा की थी, पीथमपुर के उद्योगपतियों से भी चर्चा की थी। और 28, 29, 30 जो 3 दिन का आयोजन था, उसमें जो 28 तारीख थी उसमें मध्य प्रदेश के न केवल इंदौर के स्थानीय उद्योगपति बल्कि हर जिले के स्थानीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था। उद्योग विभाग के हर जिले से अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। तो पहले हमने वे लोग जो इन्वेस्टर हमारे हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या पहले से उद्योग कर रहे हैं, उनको सुना, उनकी समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की। उसके बाद फिर बाहर के जो उद्योगपति आए थे 29-30 को उनके साथ समिट हुई। लेकिन लोगों का कहना है कि पीथमपुर में, सांवेर रोड पर, इंदौर के पास देवास में ही बहुत सारी समस्याएं उद्योगों को है। पानी की समस्या है, सड़क और बिजली की समस्या, जो जिस दर पर मिलनी चाहिए बिजली उससे अधिक दर ली जा रही है। ऐसी शिकायतें आपके पास आई? देखिए, मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। उनकी शिकायत जो है उद्योगपतियों की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी हद तक है। मध्य प्रदेश AKVN ने इसके लिए योजना बनाई है, बजट भी दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इंदौर में भी हो रहा है, पीथमपुर में भी हो रहा है और अन्य जहां AKVN के उद्योग सेक्टर है वहां भी चल रहा है। आईडीए के चेयरमैन के रूप में क्या योजना है आईडीए की अच्छी, और क्या आईडीए आम लोगों के लिए कोई काम करता है या केवल जमीन अधिग्रहित करके प्लाट काट के बेचता है? उद्योग यहाँ के एक भूमि के कारोबारी हैं, उनका कहना है कि जमीनों की कीमत बढ़ाने में आईडीए का योगदान सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा भूमाफिया अगर इंदौर में कोई है तो वो आईडीए।
देखिए, ज़मीनें की कीमतें तो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी हैं, जहाँ और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र तो केवल इंदौर तक सीमित है। रियल एस्टेट में उछाल पूरे हिंदुस्तान में हुआ है पिछले दिनों। जहाँ तक इंदौर विकास प्राधिकरण का संबंध है, उसकी आवासीय योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, लोगों को प्लाट मिल रहे हैं। अब प्लाट की जो दरें हैं वो एक निर्धारित प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से उसका निर्धारण होता है। लेकिन कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए भी मकान बनाए गए हैं, आवंटित हुए हैं, वो उसमें अच्छे से रह रहे हैं, आसान किस्तों पर आवंटित हुए हैं, लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और आगे आने वाले 3-4 महीने में इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के संयुक्त सहयोग से लगभग 4000 गरीबों के आवास वितरित किए जाएंगे। मुंबई जैसे शहर में एक योजना है, कोई अगर प्राइवेट बिल्डर भी मकान बनाता है तो उसे उसका 1% ही, एक निश्चित प्रतिशत, 2% या 5% सरकार को देना होता है। वो सरकार जिसे चाहती है रियायती दरों पर, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वो जमीनें दे दी जाती है, प्लाट दे दी जाती है, फ्लैट दे दिए जाते हैं। ऐसी स्कीम मध्य प्रदेश में, इंदौर में नहीं है। कोई इस बारे में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जी पृथक से मध्य प्रदेश शासन की स्कीम्स हैं। इसके अलावा जो बिल्डर्स ने कॉलोनी बनाई है उसमें भी कमजोर वर्गों के लिए भूखंड और फ्लैट आरक्षित हैं। लगभग 1500 इस तरह के फ्लैट हम आगामी 1.5 से 2 माह के बीच आवंटित करने जा रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण न केवल आवासीय स्कीम बनाता है बल्कि कमर्शियल भी बनाता है। इसके अलावा पार्क डेवलप करता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाए हैं उसने। कुल मिलाकर के इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में विकास प्राधिकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। सुपर कॉरिडोर इतनी जल्दी बन जाता है इंदौर में, लेकिन बीआरटीएस इतना पिछड़ जाता है। क्या खामियां हैं आपके निगाह में बीआरटीएस में? देखिए, बीआरटीएस सुपर कॉरिडोर की वास्तुतः तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर कॉरिडोर में तो भूमि उपलब्ध थी जी, और लगातार निर्माण कार्य हुआ और कंप्लीट हो गया, एक अच्छे स्तर का निर्माण हुआ। बीआरटीएस जो सड़क है, एवी रोड, यहाँ 24 घंटे यातायात जारी रहा, चलते यातायात में निर्माण कार्य हुआ। इसके अलावा नीचे सीवर लाइन का काम भी चला। सीवर लाइन के साथ ही नर्मदा की पाइपलाइन थी, 25 से 30 फुट तक की खुदाई करनी पड़ी। नीचे कई जगह पर हार्ड रॉक्स थी, उसको तोड़ने के लिए अगर ब्लास्ट किया गया तो नर्मदा की पाइपलाइन फूटी। इसलिए फिर बड़ी ही तकनीकी कौशल से इस काम को पूरा किया जा सका। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अब बीआरटीएस का सड़क का निर्माण कार्य और सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ट्रैफिक भी चल रहा है। अभी बस स्टेशंस का निर्माण कार्य जारी है, जिनके कंप्लीट होने पर और बसों के आने पर बीआरटीएस अपने पूरे फार्म में चालू हो सकेगा। बीआरटीएस के बारे में लोग कहते हैं कि इसके बन जाने के बाद 2 चीजें होगी। या तो इंदौर शहर का कल्चर बदल जाएगा, फुटपाथ पे चलने लगेंगे लोग, साइकिल ट्रैक पे साइकिल चलाएंगे और सार्वजनिक बसों में घूमने लगेंगे। या तो ऐसा हो जाए जिससे इंदौर बहुत अच्छा शहर के रूप में विकसित हो सकता है। दूसरा, लोगों को यह डर है कि इससे यातायात बाधित हो सकता है। क्या कोई ऐसी गली है इसमें कि अगर ये योजना फ्लॉप होती है तो यातायात को सुचारू करने के लिए ये जो बीच बीच में बस स्टॉप बनाया गया, इनको हटाया जा सके, पहले की स्थिति में आ सके? अभी तो अपने को बस स्टॉप चालू करना है। बीआरटीएस की जो परिकल्पना है, जो भारत शासन के स्तर से जो बनी है और जो सफलतापूर्वक अहमदाबाद में चल रही है, उसको हमें चालू करना है। इसमें सभी का सहयोग लगेगा। पब्लिक को भी अपनी जवाबदारी रोड पर दिखलानी पड़ेगी। आवश्यक हुआ तो और उसको रेगुलेट करेंगे, अलग स्टाफ के साथ रेगुलेट करेंगे। हमारा अभी प्रयास ये है कि इसे जल्दी से जल्दी चालू करें। इंफोसिस और टीसीएस के आने की आहट है, कोई इन्होंने सूचना दी है प्रशासन को, आईडीए को, कि कब वो अपना एक सेंटर खोलेंगे, कितना समय उनको लगने वाला है? इनको भूमि का आवंटन हो गया है, इनने एग्रीमेंट भी कर लिए हैं और इनका सिविल वर्क बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। मैं आपके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहूँगा कि अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें 47 एमओयू हुए हैं आईटी कंपनीज के साथ में, जिसमें से 34 एमओयूज इंदौर के हैं। इसका अर्थ ये है कि इंदौर आगे आने वाले समय में एक अच्छा आईटी हब बनेगा। टीसीएस और इन्फोसिस इसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में इंदौर में
आईटी सेक्टर में अच्छा स्कोप होगा, युवाओं के लिए बहुत अच्छा स्कोप होगा। इंदौर में एक और समस्या, हुक्मचंद मिल के मजदूर 21 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हजारों मजदूर हैं, कई दिवंगत हो चुके हैं, कई का परिवार मोहताज रहा है, उन्हें कब तक उनका पुनर्वास की कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, इसमें शासन स्तर पर समिति बनी है और ये मजदूर और उनके जो प्रतिनिधिगण हैं उनके निरंतर संपर्क में हैं। उनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण हो, शासन स्तर से इसका प्रयास हो रहा है। आईडीए जो योजनाएं बनाता है उसका निर्धारण आमतौर पर किन लोगों से पूछकर किया जाता है? कौन, क्या आधार है? कोई सर्वे होता है, वैज्ञानिक आधार होता है, क्या की जरूरत देखी जाती है? कैसे योजनाएं बनती है? देखिए, शहर का मास्टर प्लान है, इंदौर विकास प्राधिकरण का कार्य है मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना। तो मास्टर प्लान को अवलोकन करके जहाँ जो जगह जिस कार्य के लिए सुरक्षित रखी गई है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। एक अलग सिटी प्लानर है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अलग अलग लोगों की एस कंसल्टेंट हम सेवाएं लेते हैं, नागरिकों के भी सुझाव लेते हैं और यही कारण है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में आईडीए आज सक्षम साबित हो रहा है। आईडीए पूरे शहर के बारे में सोचता है, आपने बताया कि विकास के बारे में सोचता है, बगीचों के बारे में भी सोचता है, सड़क और फ्लाईओवर के बारे में भी सोचता है। फिर आईडीए को इतनी गालियां क्यों मिलती है? हर व्यक्ति आईडीए को कोसता हुआ नजर क्यों आता है? देखिए, ऐसा मैं इस बारे में आपसे सहमत नहीं हूं। जो लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं वो आईडीए की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके कार्य की प्रशंसा करते हैं। बल्कि विगत दिनों जो इंदौर के स्वरूप में बदलाव हुआ है पिछले 6-7 साल में, उसके में आईडीए की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात जरूर है कि जब हम भूमि अर्जन करते हैं तो जिनकी भूमि अर्जित होती हैं उनको समस्या होती है। ये बात भी है कि कई लोग जो नियम प्रक्रिया नहीं समझते वो भी आईडीए की आलोचना करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में और वर्तमान संदर्भ में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और इंदौर के विकास में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों का कहना है कि जब आईडीए हमसे जमीन लेता है तब हमें बड़े अच्छे अच्छे वादे करता है, बाद में जब जमीन को विकसित करके भूखंड देने की बात आती है तो अपने वादों से मुकर जाता है। पहले कहता था कि हम आपको 50% भूखंड देंगे, जब भूखंड देने की बात आती है, विकसित भूखंड, तो आईडीए पीछे हट जाता है। देखिए, आईडीए का और किसान का एग्रीमेंट होता है और जितना प्रतिशत उसको कमिटमेंट होता है आईडीए उस हिसाब से उसको भूमि आवंटित करता है। पहले भू अर्जन में बहुत समस्या आती थी जब हम भूमि को अर्जित करते थे, पैसा देते थे, क्योंकि जमीन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब जब से उसका शेयर होने लगा है, जब उसको एक परसेंटेज में उसको डेवलप प्लॉट का 50% मिलने लगा है उसकी भूमि के, तब से किसानों में काफ़ी जागरूकता आई है और वो आगे बढ़ करके आईडीए को सहयोग कर रहे हैं। बल्कि जहाँ तक इंदौर का संदर्भ है, इंदौर में आईडीए की जहाँ स्कीम्स घोषित होती हैं वहाँ भी बहुत से इन्वेस्टर ज़मीन खरीद लेते हैं कि जब आईडीए विकसित करके देगा तो उन्हें वित्तीय रूप से अधिक फायदा रहेगा। तो सारे लोगों का ध्यान इंदौर की ओर आप कहना चाहते हैं? पूरे प्रदेश के लोग इंदौर में निवेश करना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो मत नहीं कि इंदौर जो है वो कमर्शियल राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसलिए इंदौर का एक अपना आकर्षण है। यहाँ की कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप हिंदुस्तान के किसी भी छोर पर पहुँच सकते हैं। तो निश्चित रूप से इंदौर विकास कर रहा है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। आईडीए के अगले प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रमुख हैं? अभी हमने सुपर कॉरिडोर कंप्लीट किया है, उसके साथ एक 500 एकड़ की आवासीय योजना है, उस पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं, शासन से स्वीकृति आ गई है। इसके साथ ही मेडिकल हब है, उसके टेंडर भी हमने कर दिए हैं, उसका भी काम तेजी से होगा। गरीबों की जो आवासीय योजनाएं हैं उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। आगे आने वाले कुछ महीनों में हम उनके मकानों का अलॉटमेंट शुरू करेंगे। मेघदूत गार्डन में अभी हमने लगभग 10 एकड़ ज़मीन जो पहले एक प्राइवेट बिल्डर ने ली थी उसमें सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा हम वाटर पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के शहर की अधोसंरचना विकास में आईडीए आगामी दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रीजनल पार्क की तरफ मेघदूत पार्क विकसित हुआ था, लेकिन आज मेघदूत पार्क में एक बड़े हिस्से पर इंदौर रोज सोसाइटी का कब्जा है, जहां गाजर घास उगी रहती है, कोई गुलाब वहां नाम मात्र को नहीं है। एक
अप्पू घर के नाम पर किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसे दे रखा है। एक जानवरों के अस्पताल के नाम पर एक हिस्से को दिया गया है, एक छोटा हिस्सा जानवरों के अस्पताल के नाम पर है। एक एम्यूजमेंट पार्क के नाम पर बिल्डर को दिया था, जिस पर अभी कब्जा हुआ। क्या इंदौर को वाकई वाटर पार्क की जरूरत है? यहाँ पे ठंड के दिनों में तो कोई वाटर पार्क में जाएगा नहीं और बारिश में भी नहीं जाएगा। 2 या 3 महीनों के लिए वाटर पार्क का उपयोग है, तो ऐसे में वाटर पार्क की क्या जरूरत लगी? वाटर पार्क की जब बोर्ड ने निर्णय लिया था तो चारों ओर से इसका बड़ा स्वागत हुआ था। हाँ। बच्चों के लिए बड़ा आकर्षक है ये। हाँ। और अभी जो संपन्न घर के लोग होते हैं, गाड़ियों में बैठ के कई किलोमीटर दूर जाते हैं शहर के, वहाँ इसका लुत्फ उठाते हैं। मगर इस तरह की सुविधा जब शहर के मध्य में होगी तो मध्यम श्रेणी के परिवार, निम्न आय के परिवार, ये लोग भी इस तरह की मनोरंजन क्रीड़ा का लाभ ले सकेंगे। इसलिए इसकी उपयोगिता की सभी ने सराहना की थी। लोगों को डर है कि जिस तरह पहले एक बिल्डर को दिया गया वैसे ही वाटर पार्क के नाम पर फिर किसी बिल्डर को दे दिया जाएगा क्या? देखिए, एक अच्छा पार्क इंदौर में बनेगा जिसकी एक प्रवेश शुल्क नाम मात्र का रहेगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अम्यूजमेंट का एक अच्छा पार्क बनेगा। अब इसको हम किस तरह से आगे क्रियान्वित करेंगे, ये हमारे कंसल्टेंट की मदद से और बोर्ड की मदद से, लोगों के सलाह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज से 5 साल बाद के इंदौर की क्या कल्पना है आपकी? इंदौर आज से 5 साल बाद अधोसंरचना के मामले में हिंदुस्तान के अच्छे शहरों के साथ खड़ा होगा। आईटी का एक हब होगा। इंदौर में वायु सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, उसमें और अधिक विस्तार होगा। इंदौर से डायरेक्ट बाहर फ्लाइट जाएंगी, विदेशों को फ्लाइट जाएंगी, उस दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। इंदौर में व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को, इंदौर के लोगों को काम मिलेगा। मैं समझता हूँ इंदौर का आगे आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। आप संभागायुक्त के पद पर कार्य करते हैं, काफी सारा वक्त आपका दफ्तर में लगता है, फिर न्यायिक अधिकारी भी आपको कई सारे हैं जिसमें भी आपको समय देना होता है। ऐसे में आईडीए के चेयरमैन का काम आप कैसे संभालते हैं? इतनी भूमिकाएं कैसे संभालते हैं? न्यायिक कार्य के लिए एक एडिशनल कमिश्नर अलग से हैं जी। मुख्यतः काम एडिशनल कमिश्नर देखते हैं जी। इसके अलावा कमिश्नर का काम समन्वय का अधिक है अलग अलग विभागों में, नगर निगम में, आईडीए में, जिला प्रशासन में, पुलिस के साथ, हर विभाग के साथ, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। तो समन्वय का प्रमुख काम रहता है और सुपरविजन का काम रहता है, मॉनिटरिंग का काम रहता है। अब जिस तरह से तकनीक विकसित हुई है उससे इस काम में सुविधा भी हुई है और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काम है वो भी समन्वय का काम है, विकास का काम है। तो सभी के समन्वय से हमारा प्रयास रहता है कि कामों को पूरा किया जाए। आमतौर पर इंदौर में जो बड़े अधिकारी आते हैं वे शहर में अपनी रुचि का, शहर के विकास के लिए अपनी रुचि का कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं। एक कमिश्नर साहब थे इंदौर में जिन्होंने कृष्णपुरा में झील बनाने की योजना बनाई और काफी उस पर काम किया गया, फिर उनका ट्रांसफर हो गया। एक अधिकारी आए जिन्होंने नौलखा में नौकायन की योजना बनाई थी। एक अधिकारी आए उन्होंने एमवाय अस्पताल में सुधार का बीड़ा उठाया। ऐसे हर अधिकारी यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ अपना एजेंडा रहता है, उनकी रुचियां रहती है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना। आपकी रुचि किस क्षेत्र में खास है? देखिए, शासन ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं अच्छे से पूरा करूं, इसमें मेरी रुचि है। विकास की जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, चाहे सुपर कॉरिडोर हो, चाहे बीआरटीएस हो, चाहे एमवाय अस्पताल का कायाकल्प हो, इन सब में मेरी रुचि है और इन सभी को पूरा करने में मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता हूं। कोई निजी एजेंडा, पर्सनल एजेंडा नहीं है आपका? पर्सनल एजेंडा तो किसी अधिकारी का नहीं होता है, जो होता है सरकार का होता है। पर्सनल रुचि होती है और हमारी रुचि, क्योंकि मुझे पहले भी इंदौर में काम करने का अवसर मिला है, उसमें संपर्क भी है और समन्वय का भी मुझे पहले से अनुभव है। हमारी मुख्य उद्देश्य है कि सबके समन्वय से एक अच्छा विकास इंदौर में हो, अधोसंरचना का विकास हो, लोगों के जीवन स्तर उठने का विकास हो। न केवल इंदौर का बल्कि इंदौर में 8 जिले आते हैं, सभी जगह विकास हो। इंदौर के में संभाग में ट्राइबल बाहुल्य है, आदिवासियों की जितनी योजनाएं हैं उनका अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो, उनका जीवन स्तर उठे। और मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूं कि पिछले 10-12 साल में
हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी प्रगति हुई है और लोगों का जीवन स्तर भी उठा है। खास करके धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन सभी जगह हुआ है। सिंचाई का परसेंटेज बढ़ा है, नर्मदा की नहरों से पानी गया है, जीवन स्तर उठा है। पहले 10-12 साल पहले हम कुक्षी और इस तरफ जाते थे तो जो स्थिति थी और आज उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। अलीराजपुर में पहले लूटमार की बहुत घटनाएं होती थी, अब वो प्राय बंद हैं। लोगों में कृषि की तरफ लोगों का ध्यान गया है, हॉर्टिकल्चर की तरफ गया है जी। हर दृष्टि से इंदौर संभाग में कुछ आदिवासी इलाकों में तो जहां लोग शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, सड़क पर नहीं जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते थे, वहां आधी रात को निर्बाध यातायात होता है। निर्बाध यातायात होता है। इसमें सरकार का कितना योगदान रहा? सरकार का तो योगदान है इसमें उनका जीवन स्तर उठा है, तो उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति छोड़ी है और वो समाज से जुड़े हैं, अपने मूल समाज से जुड़े हैं। कई लोग पुलिस की भी पेट्रोलिंग होती है, पुलिस का भी भय है, पुलिस के भी समय समय पर अभियान चले हैं अपराध नियंत्रण के लिए और सक्सेसफुली चले हैं, सफलतापूर्वक चले हैं। अगर आप के सामने 2 या 3 लक्ष्य हों कि अगले 1 साल में इंदौर में ये चीज करना है, तो क्या करना चाहेंगे? 2-3 लक्ष्य तो क्या, हम तो चाहते हैं सारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो, लेकिन विकास प्राधिकरण को अगर लें तो सुपर कॉरिडोर कंप्लीट हो, गरीबों को जो मकान का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा हो, अधोसंरचना के विकास के काम तेजी से पूरे हों, नए काम प्रारंभ हों, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एमवाय का भी जीर्णोद्धार की योजना शासन स्तर से बन रही है, ये बड़ा प्रमुख चिकित्सालय है पूरे इस क्षेत्र का, उसमें भी सुधार हो, यही प्राथमिकताएं हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर में बहुत ज्यादा राजनीति है या प्रशासन में दखलंदाजी और लोगों की बहुत ज्यादा होती है, आपको कोई महसूस हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधियों का जनता से संपर्क रहता है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें वे सुझाव देते हैं और उनके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। दखलंदाजी इस तरह से देखने में नहीं आई, उनके सुझाव आते हैं और उनके सुझाव का हम परीक्षण करके प्रयास करते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। प्रभात पाराशर साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।